हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम झारखंड सीजीएल के लिए हिंदी पेपर 2 है उसके अंतर्गत जो भाषा टॉपिक दिया गया है सिलेबस में, उस भाषा टॉपिक में एक टॉपिक है, उसके अंदर सब टॉपिक है पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत। पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत, तो उसी को हम देखेंगे। इसमें हम आईए रिजल्ट, वहां पे आपको 5 साहित्यकार दिए गए हैं, पश्चिमी साहित्यकार, पाश्चात्य साहित्यकार। तो उन पे आधारित आपको प्रश्न पूछेंगे। यहाँ से आपको 2 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो हम यहाँ पे सारे पॉसिबल जो एमसीक्यू बन सकते हैं उन सबको देखेंगे। तो टोटल मैं 78 एमसीक्यू यहाँ पे बनाया हूँ, जिसमें आपको रिपीटेड क्वेश्चंस भी मिलेंगे, क्योंकि जिससे आपको जो चीजें हैं वो ज्यादा से ज्यादा याद हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ बेसिक सी चीजें आपको जानने ली है। ये आइए रिजल्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको जाननी है, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं ये जो सारे जो कोर्सेज हैं वो आपको मिल जाएंगे। यदि आप झारखंड जीके से संबंधित कोर्स लेना चाहते हो तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, या फिर इस नंबर पे व्हाट्सअप करो, या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसी तरह से झारखंड सीजीएल हिंदी पेपर 2 के लिए पेड टेलीग्राम ग्रुप है, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। वहीं पे आपको सारी चीजें मिलेगी, नोट्स एंड जो एमसीक्यू है वो सारे पीडीएफ्स के फॉर्म में मिल जाएंगे। ये आप देख सकते हो, ये पूरा नोट्स है। ठीक है, तो यहाँ से कौन कौन सी चीजें आपको जानने की आवश्यकता है, वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि प्रश्न जो है वो पूछते हैं तो वो डीप में रहता है। ठीक है, सतही रूप से आप सोचोगे कि प्रश्न को हल कर ले, तो वो नहीं होगा। तो कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो आपको जाननी है, जहां से सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए रिसर्च ने 2 सिद्धांत दिए हैं। एक दिया है संप्रेषण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, एंड दूसरा है थ्योरी ऑफ वैल्यू, जिसको मूल सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन का सिद्धांत सीधा होता है कि आपको कुछ चीजें जो आप कर रहे हैं वो, मतलब आप यदि लेखक हैं तो क्या आप जो लिख रहे हैं वो दूसरे व्यक्ति तक, एक दूसरा जो व्यक्ति है उस तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, यही होता है थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। और उसी तरह से मूल सिद्धांत है। तो यहीं से सब सर्वाधिक जो सवाल है वो पूछे जाएंगे। ठीक है, इनसे संबंधित कई सारे किताबें हैं, वहां पे सवाल पूछे जाते हैं। तो मैंने सारी किताबें यहाँ पे लिख दी है। आप जब पीडीएफ लोगे तो वहां पे सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो सारी किताबें यहाँ पे है। इनके जो 2 सिद्धांत हैं, मूल सिद्धांत, इनके जो सिद्धांत आपको मिलते हैं वो मनोविज्ञान से संबंधित मिलते हैं, क्योंकि ये मनोविज्ञान के छात्र पहले रह चुके हैं। इस कारण से इनकी आलोचना जो होती है वो, उनका मेन जो सोल होता है वो क्या होता है, उनकी आत्मा क्या होती है, तो मनोविज्ञान ही रिचर्ड की जो आलोचना है उसकी आत्मा होती है। ठीक है, जब भी वो साहित्य के बारे में बताते हैं तो उसमें मनोविज्ञान का सहारा वो लेते आपको दिखेंगे। तो ऐसे ही सवाल पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो संप्रेषण का सिद्धांत मैंने बताया, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। तो थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन में यही चीजें होती है कि आपने जो लिखा क्या वो दूसरे तक पहुंचा, उसका भाव क्या उस दूसरे व्यक्ति को मिला। एक व्यक्ति है, राइटर है, उसने लिखा, तो क्या उसका भाव दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, इसने उसको ग्रहण किया या नहीं किया, इस पे ही निर्भर करता है संप्रेषण का सिद्धांत। तो उनका है कि अनुभूतियों को दूसरे तक पहुंचाना जो है वो मानव लोक व्यवहार का अभिन्न अंग है, और यही जो है वो कलाकार करता है। कलाकार में यह गुण ज्यादा होता है, सामान्य व्यक्ति भी करता है, लेकिन यदि कोई कलाकार है तो वो अपनी अनुभूतियों को दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाएगा। जैसे उदाहरण स्वरूप आप किसी को ले सकते हो, कोई भी लेखक ले लो, कोई भी कलाकार ले लो, कोई भी एक्टर ले लो, एक्ट्रेस ले लो, तो वो अपनी अनुभूतियों को जो सहृदय है, सहृदय कहने का मतलब जो देखने वाले लोग हैं उन तक पहुंचाता है। ठीक है, कुछ हाइलाइट मैंने करके रखा है जो आपको जान लेने की आवश्यकता है कि संप्रेषण क्या है। संप्रेषण कला का तात्विक धर्म है। संप्रेषण यदि रहेगा तभी वो कला रहेगा, वो उसका तात्विक धर्म है। ठीक है, प्रभावी अभिव्यंजना ही संप्रेषण है। जब आप अपने आप को सहृदय तक पहुंचा लेते हो, अभिव्यंजन कर पाते हो, तो वही कहलाता है संप्रेषण है। और जो भी संप्रेषण में सामर्थ्य व्यक्ति होगा वो कहा जाएगा कि वो कलाकार है। ये कहना है आइए रिचर्ड्स का। कला जो है वो हमारी संप्रेषणात्मक क्रिया का उत्कृष्टतम रूप है। ये इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म है उसमें लिखा है।
इसका अर्थ हुआ कि कलाकार की प्रतिभा तभी है जब वो संप्रेषित कर पाता है चीजों को या फिर नहीं कर पाता है, उसी पे ये निर्भर करता है। संप्रेषण की जो प्रक्रिया है वो तभी पूरी होती है जब कलाकार सहृदय तक पहुंच जाता है। तो मैं आपको सिर्फ जो पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स है जो आपको जरूरी है वो बताता हूँ। रिचर्ड्स का मानना है कि कवि जो है वो अनुभूति के विविध तत्वों में संबंध स्थापित करने में अधिक सफल होता है और स्वतंत्र होता है। यह भी उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म में कहा है। ठीक है। उन्होंने कहा है कि जो संप्रेषण है उसके दो पहलू होते हैं। पहला होता है कि प्रभावशाली अभिव्यंजना, प्रभावी रूप से आप उसके हृदय तक पहुंचिए। जैसे कोई कलाकार है वो अभिनय करता है तो आपके वो हृदय तक पहुंच जाता है। कोई भी कलाकार को आप ले सकते हो कि हाँ इन्होंने एक्टिंग किया, तो वो उसी तरह से होते हैं। कोई बुक हो जिन्होंने लिखा, तो वो कोई कविता हो, तो ये होता है। ठीक है। दूसरा उन्होंने माना कि पाठक में विशिष्ट ग्राहिक शक्ति का होना भी सफल संप्रेषण होना। जैसे देखिए, आपने किसी चीज को कहा, मैंने किसी चीज को कहा, मैंने एक कविता कही। अब उस कविता को समझने के लिए पाठक को भी तो समझदार होना चाहिए, पढ़ने वालों को भी तो समझदार होना चाहिए, सुनने वालों को भी समझदार होना चाहिए। तो यह 2 चीज़ें उन्होंने कहा। वो कहते हैं कि पहला कि वो अपने जो भाव हैं, वो लोगों तक पहुँचा पाएँ, और दूसरा है कि लोग तभी समझ पाएगा जब उसमें जो समझने की शक्ति हो। तो ये दोनों चीज़ें संप्रेषण के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है? एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि वो किस अलंकार पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, तो रिचर्ड जो है वो रूपक अलंकार, जो कि अर्थालंकार का एक पार्ट है। 2 प्रकार के अलंकार होते हैं, शब्दालंकार, ठीक है? शब्दालंकार और अर्थालंकार होता है। तो अर्थालंकार का पार्ट होता है रूपक। तो रूपक पे ये बात करते हैं, रूपक पे ये बात करते हैं। बाकी अलंकार हमारा टॉपिक है ही, तो उसको क्लियर करना ही पड़ेगा क्योंकि वहां से सवाल पूछे जाते हैं। रिचर्ड ने कहा है कि संप्रेषण को अचेतन प्रक्रिया का हिस्सा माना है। आइए, रिचर्ड्स कहते हैं कि जो संप्रेषण है वो चेतन प्रक्रिया का हिस्सा है जो किसी किसी व्यक्ति में होता है। ठीक है, हर व्यक्ति में नहीं होता है, इस कारण हर व्यक्ति कलाकार नहीं हो सकता। तो अचेतन मतलब आप जब चेतना में नहीं रहते हो फिर भी वह जो है वो होता है, उस वो जो शक्ति है आप में होती है। ठीक है। ये दो चीजें हैं, संप्रेषण और साधारणीकरण। तो साधारणीकरण जो होता है वो भारतीय काव्य शास्त्र में होता है, और जो संप्रेषण होता है वो पाश्चात्य काव्य शास्त्र में होता है। तो साधारणीकरण का सीधा अर्थ होता है कि आप पाठक तक पहुंचिए, आप अपने भाव को पाठक तक ले जाइए, और इससे पाठक को क्या मिलेगा, तो इससे पाठक को सारी चीजें मिल जाएंगी, वो उसको सुख सुख मिलेगा। और ये सुख होगा वो कैसा होगा, तो वो अलौकिक होगा, इस लोक का सुख नहीं होगा, वो ब्रह्मानंद सहोदर होगा। ठीक है। लेकिन संप्रेषण का सिद्धांत में आइए रिचर्ड्स कहते हैं कि वो जो सुख होगा वो यही लौकिक का होगा। तो यही लौकिक होगा, मतलब यही लोक का होगा, इस संसार का होगा। लेकिन भारतीयों में बोला जाता है, भारतीय काव्य शास्त्र में बोला जाता है कि वह इस लौकिक का नहीं होगा, इस अलौकिक होगा। तो यही दोनों में अंतर होता है, बाकी डिफरेंसेस उतने नहीं होते हैं। ठीक है, वही चीजों को मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रखा है। तो और तो कुछ नहीं पढ़ना है यहाँ पे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिचर्ड के अनुसार कवि की जो अनुभूति होती है एक सामान्य व्यक्ति की अनुभूति से अलग होता है, अंतर होता है। ये मैंने पहले भी बता दिया है। जो जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ वहां से प्रश्न बनेंगे। ठीक है। आइए, रिचर्ड्स का दूसरा जो है वो मूल सिद्धांत है। मूल सिद्धांत है वो किस सिद्धांत से आया है, तो राजनीतिक अर्थशास्त्र से आया है। ठीक है। राजनीतिक अर्थशास्त्र से मूल सिद्धांत आया है। और ये जो मूल सिद्धांत है वो किसने दिया था, तो ये बेंथन ने दिया था। बेंथन ने, जिसको उपयोगिता का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है। या फिर मूल्यवता का सिद्धांत कहते हैं। मतलब आपने कुछ चीजों को किया, कविता लिखी आपने कविता लिखी तो इसका क्या उपयोग है, इसका क्या यूज है, यही कहलाता है मूल सिद्धांत। ठीक है। तो ये किसने दिया, तो ये बेंथन ने दिया। ये बात आपको याद रखनी है। अधिकतम जो लोग होते हैं वो सुख वाला सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। जो आईए रिचर्ड्स हैं ने बेंथन के अर्थ दर्शन और मनोवैज्ञानिक रूपांतरित करते हुए उसे साहित्य सिद्धांत में परिवर्तित किया था। तो बेंथन आपको याद रखना है, इन्हीं इसी से इन्होंने प्रभावित हुए हैं। रिचर्ड का कहना है कि चित्त वृत्तियों, जो मन का भाव होता है, उसकी संतुष्टि और उसके संतुलन
और उसमें सामंजस्य बैठ जाता है, तभी वो मूल सिद्धांत कहलाता है। तो मतलब कि हमने कोई अभिनय किया, तो इससे आपको संतुष्टि मिलनी चाहिए, ठीक है? इससे आपको संतुष्टि मिलनी चाहिए, आपका हृदय संतुष्ट होना चाहिए, तब वो कहा जाएगा कि हाँ, आपकी जो मनोवेग है, जो आपकी फीलिंग है वो शांत हो सके, आपकी इमोशन है वो शांत हो सके, तो यही कहलाता है मूल सिद्धांत। और कुछ ऐसा इसमें जानने की आवश्यकता है नहीं, जितनी भी जरूरी चीजें थी वो मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। बाकी आप जब पीडीएफ पढ़ोगे तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? एक याद रखना है कि आईए रिचर्ड्स जो है उन्होंने टीएस इलियट का जो निर्वैतिकता का सिद्धांत है उसको इन्होंने विरोध किया है, ठीक है? उसका इन्होंने क्रिटिसाइज किया है, तो ये भी आपको याद रखने की आवश्यकता है। तो इतनी ही बातें आप इनके बारे में याद रखें। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल बेसिक से सारी चीजों को करेंगे। आईए रिचर्ड्स का सबसे पहले पूरा नाम पूछा है, तो आइवर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स इनका पूरा नाम होता है। रिचर्ड्स का जन्म कब हुआ? तो 1893 ईस्वी में हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। जो तीसरा सवाल है कि आईए रिचर्ड्स की प्रमुख कृतियों में से कौन सा जो है वो 1922 में प्रकाशित हुआ? तो कई सारे किताबें इनकी है, सारे मैंने बताया, सब आपको याद रखने हैं, क्योंकि पूछा जाता है। द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स, द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स, ऑप्शन नंबर ए 1922 में प्रकाशित हुआ था। ये प्रकाशन वर्ष तो नहीं, लेकिन आपको किसकी किताब है ये याद रखनी है। मीनिंग ऑफ मीनिंग जो है, इसके सह लेखक कौन है? आईए रिचर्ड्स के किसके साथ मिलकर इसको लिखा है? तो ऑगडेन, ऑगडेन के साथ मिलकर इसे लिखा है। आईए रिचर्ड्स के सिद्धांत का मुख्य केंद्र बिंदु क्या होता है? अभी आपको मैंने थ्योरी बताया कि इनका केंद्र बिंदु क्या होता है। तो इनका केंद्र बिंदु संप्रेषण है, संप्रेषण का सिद्धांत ही इनका केंद्र बिंदु होता है। आईए रिचर्ड्स का किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर ये रह चुके थे? तो ये हार्वर्ड में प्रोफेसर रह चुके थे। सातवां नंबर का सवाल है कि आईए रिचर्ड्स की जो आलोचना का मुख्य केंद्र बिंदु क्या होता है? तो किस चीज को फोकस रख के इन्होंने कहा है? तो कला को जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध करना, कला को जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध करना इनका मूल भाव है, यही कहलाता है मूल सिद्धांत। कि वो कितना उपयोगी है, आपके मन को कितना शांत कर पाता है, ठीक है? तो ये सातवां नंबर हो गया। आठवां नंबर है कि आईए रिचर्ड्स का मूल सिद्धांत किस पर आधारित है? ठीक है, इसका आधार क्या है? व्यक्तिगत है, सामाजिक है, राजनीतिक है, धार्मिक है? अभी मैंने आपको बताया है, आप आसानी से इसको कर सकते हो। तो इसका आधार राजनीतिक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। बेंथन ने दिया है उपयोगितावाद, आपको याद रखना है। आइए रिचर्ड्स का जो मूल सिद्धांत है वो किसके सिद्धांत से प्रभावित है? तो बेंथन, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 10वां नंबर है कि आइए रिचर्ड्स का सिद्धांत जो है वो किस प्रकार का है? सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, धार्मिक, ऐतिहासिक? तो वो मनोवैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक के वो छात्र थे, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ हमारा आंसर बन जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म का प्रकाशन कब हुआ? ये पूछ सकता है, तो इसको आप याद रख रहे हो 1924 में, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आंसर बन जाएगा 1924। आइए रिचर्ड की साइंस एंड पोएट्री जो किताब है वो कब प्रकाशित हुई? तो 1925 में। तो साइंस एंड पोएट्री आप याद रख लो कि आइए रिचर्ड्स की है, इतना काफी होगा। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म यह भी आपको याद रखना है, इसका प्रकाशन 1929 में हुआ। प्रकाशन वर्ष से जरूरी होता है कि प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म आइए रिचर्ड्स का लिखा हुआ है, ये पूछा जाता है, ठीक है? कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन जो है वो किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो ये 1935 में प्रकाशित हुआ था। द फिलोसफी ऑफ रेटोरिक, द फिलोसफी ऑफ रेटोरिक किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो 1936 में, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आंसर बनेगा। इतने डेटा आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन किसने लिखा है ये याद रखना जरूरी है। आइए रिचर्ड्स की सारी किताबें मैंने लिख ली है, ठीक है? आइए रिचर्ड्स किसकी आलोचना की थी? जेम्स पुड, इलियट, लेविस, बेंथन? तो मैंने क्या बताया था, वो उन्होंने बेंथन की आलोचना की थी। यस इलियट की भी उन्होंने जो निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत है उसकी भी उन्होंने आलोचना की है, ठीक है? तो आइए रिचर्ड्स के अनुसार साहित्य का मूल जो है वो किस पे निर्भर करता है? तो वो सामाजिक उपयोगिता पे, कि कितना समाज के लिए वो उपयोगी है। 18वां नंबर का सवाल है कि आइए रिचर्ड्स का सिद्धांत किस प्रकार के अनुभव पर आधारित है? सामाजिक, धार्मिक, व्यक्तिगत, या फिर आर्थिक? आर्थिक, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आंसर बन जाएगा, व्यक्तिगत अनुभव पे आधारित है कि व्यक्ति को कितना वो संतुष्ट कर पाता है।
ठीक है। 19वां नंबर का सवाल है कि आइए रिचर्ड किस कृति में साहित्यिक आलोचना के सिद्धांत का वर्णन करते हैं? प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में वो साहित्यिक आलोचना का जो सिद्धांत है उसका वर्णन करते हैं। 20वां नंबर का सवाल है कि आइए रिचर्ड्स का जो संप्रेषण सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? तो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पे जो संप्रेषण का सिद्धांत है वो आधारित है। 21वां नंबर का सवाल है कि आइए रिचर्ड्स के अनुसार साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो मनोवैज्ञानिक संतुलन स्थापित करना साहित्य का मुख्य उद्देश्य होता है। द फिलोसफी ऑफ रेटोरिक में आइए रिचर्ड ने किस विषय पे चर्चा की है? तो उन्होंने संप्रेषण की कला पे चर्चा की है कि संप्रेषण की कला कैसे विकसित की जा सकती है, ये कला आखिर है क्या? ठीक है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि आइए रिचर्ड्स के अनुसार कला का जो मूल्य है वो किस पर निर्भर करता है? तो वो सामाजिक उपयोगिता पर। मीनिंग ऑफ मीनिंग किसके साथ मिलकर लिखा है? तो ये पहले भी आया है, ऑगडेन। ये रिपीटेड सवाल है। आइए रिचर्ड्स का जो मूल सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मूल सिद्धांत का सामाजिक संतुलन बनाना उद्देश्य है। फिर से रिपीटेड क्वेश्चन। 26 नंबर का सवाल, आइए रिचर्ड्स के प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म किस प्रकार की कृति है? यह सवाल अच्छा है। किस प्रकार की कृति है? तो ये साहित्यिक आलोचना है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। 27वां नंबर का सवाल है, साइंस एंड पोएट्री में आइए रिचर्ड्स ने किस विषय पर चर्चा की है? सामाजिक सुधार, विज्ञान और कविता, या फिर मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और जो धार्मिक विचार? तो उन्होंने विज्ञान और कविता पे चर्चा की है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आंसर बनेगा। नेक्स्ट जो सवाल है वो आइए रिचर्ड्स के मूल सिद्धांत का पे सवाल पूछा जा रहा है कि आइए रिचर्ड्स के मूल सिद्धांत का जो विरोध है वो किसने किया था? तो ये टीएस इलियट। ठीक है, टीएस इलियट ने विरोध किया था और इन्होंने इन उनका जो निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत था उसका उन्होंने विरोध किया था। आइए रिचर्ड्स ने टीएस इलियट का जो सिद्धांत है निर्वैयक्तिकता का उसका विरोध किया है, और टीएस इलियट ने जो मूल सिद्धांत है आइए रिचर्ड्स का उसका विरोध किया है। आइए रिचर्ड का संप्रेषण का सिद्धांत किसके प्रभाव में था? तो वो बेंथन था। बार बार मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आंसर बन जाएगा। कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन किस प्रकार की कृति है? तो वो साहित्यिक आलोचना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा आंसर बनेगा। आइए रिचर्ड्स के अनुसार कला का उद्देश्य क्या होता है? तो कला का उद्देश्य मनोवैज्ञानिक संतुलन स्थापित करना होता है। 32वां नंबर का सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि द फिलोसफी ऑफ रेटोरिक रेजिस्टेंस किस विषय पर चर्चा लेकर आता है? तो ये संप्रेषण की कला पर लाता है। ऑप्शन नंबर सी। आइए रिचर्ड्स का जो मूल सिद्धांत है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वो सामाजिक उपयोगिता पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आंसर बनेगा। आइए रिचर्ड का जो संप्रेषण सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? तो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित है। ये तो दोनों सवाल आपको याद रखने हैं, 33 और 34 दोनों सवाल याद रखने हैं। ठीक है। 35वां नंबर का सवाल, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म किस प्रकार की कृति है? तो वो साहित्यिक आलोचना है। फिर से रिपीटेड सवाल है। 36 नंबर का सवाल, आइए रिचर्ड्स का मूल सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो मुख्य उद्देश्य इसका है सामाजिक संतुलन। फिर से रिपीटेड सवाल है। मीनिंग ऑफ मीनिंग के सह लेखक ऑगडेन। तीसरा नंबर फिर से रिपीट सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए रिचर्ड्स किस सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं? न्यू क्रिटिसिज्म जो, या फिर रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी, प्रभाववाद? तो वो प्रभाववाद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आंसर बनेगा। आइए रिचर्ड्स के अनुसार जो साहित्यिक रचना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो उसका मूल्यांकन किया जाता है कि वो उसने पाठक पे कितना प्रभाव दिया, पाठक पे उसने कितना प्रभाव दिया, उससे मूल्यांकन वो करते हैं। आइए रिचर्ड्स का मूल सिद्धांत में पाठक का अनुभव का क्या महत्व है? तो पाठक का अनुभव का महत्व है। ऑप्शन नंबर ए बी सी आपसे यहाँ दिया गया है, तो इसका जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि यह पाठक की प्रतिक्रिया को केंद्रित करता है कि आखिर मैंने एक कविता लिखी, उस पे पाठक का क्या फीडबैक आया। ठीक है, इस पे ही निर्भर करता है आइए रिचर्ड्स का मूल सिद्धांत। ठीक है। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपसे पूछा जाए, आइए रिचर्ड ने अपनी कौन सी कृति में अपने साहित्यिक सिद्धांत को स्पष्ट किया है? तो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। 42वां, आइए रिचर्ड्स के अनुसार कविता का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो वो भावनात्मक अन्वेषण होना चाहिए। भावनाओं रूप से मनोवैज्ञानिक जो रूप से जोड़ना, भावनात्मक अन्वेषण करना। ठीक है। आइए रिचर्ड्स के सिद्धांत में फीडबैक का तात्पर्य क्या होता है? तो पाठक की प्रतिक्रिया होती है कि पाठक ने आखिर क्या प्रतिक्रिया दी। आइए रिचर्ड्स ने किस तकनीकी का उपयोग साहित्यिक आलोचना का विश्लेषण में किया है? तो साहित्यिक अध्ययन, ऐतिहासिक आलोचना, पाठक अभिनय, या फिर क्लोज रीडिंग? तो क्लोज रीडिंग पे बात उन्होंने कही है। ऑप्शन नंबर डी। आइए रिचर्ड्स के अनुसार एक कविता का मूल्यांकन कैसे किया जाना चाहिए? तो कविता का मूल्यांकन उसके प्रभाव से किया जाना चाहिए कि उसका कितना प्रभाव रहा है। ठीक है।
उसका कितना प्रभाव रहा है। आइए रिचर्ड ने किस साहित्यिक तत्व पे सबसे अधिक महत्व दिया है? नैतिकता, सौंदर्य, प्रभाव और समाजवाद। तो प्रभाव पे उन्होंने कहा है कि कोई भी बुक है वो कितना प्रभावी है, उस पे ही निर्भर करता है। आइए रिचर्ड्स के अनुसार साहित्य का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसकी जो संवेदनशीलता है उसको बढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। 48वां नंबर का सवाल है कि आइए रिचर्ड्स के साहित्यिक सिद्धांत का मूल लक्ष्य क्या है? तो उनका लक्ष्य होता है साहित्य कितना प्रभावशील है, उसका मूल्यांकन करना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। नेक्स्ट सवाल है 49वां नंबर की, आइए रिचर्ड ने साहित्यिक आलोचना में किस प्रकार की पद्धति का उपयोग किया है? तो उन्होंने व्यवहारिक आलोचना की पद्धति का उपयोग किया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। आइए रिचर्ड्स के अनुसार एक पाठक का मुख्य कार्य क्या है? उसका मुख्य कार्य होता है कविता के प्रभाव का अनुभव करना कि आखिर इसने मुझ पर कितना प्रभाव डाला। ठीक है, उसका अनुभव करना। नेक्स्ट है 51वां नंबर का सवाल कि आइए रिचर्ड्स के किस सिद्धांत के अनुसार साहित्यिक रचना किस तत्व का अध्ययन करती है? तो ऐतिहासिक, नैतिक, पाठक का प्रभाव। तो प्रभाव ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। 52वां नंबर का सवाल है कि आइए रिचर्ड्स के साहित्यिक सिद्धांत का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो साहित्य का नैतिक मूल्यांकन, साहित्य का सौंदर्यीकरण मूल्यांकन, साहित्य का प्रभावशाली मूल्यांकन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। 53वां नंबर का सवाल है कि आइए रिचर्ड्स के अनुसार एक कविता का मूल्यांकन कैसे किया जाना चाहिए? तो उसके प्रभाव से। ऑप्शन नंबर डी सेम सवाल आ रहा है। आइए रिचर्ड ने किस सिद्धांत का समर्थन किया है? तो प्रभाववाद। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। आइए रिचर्ड्स के अनुसार कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो भावनात्मक अन्वेषण करना। फिर से रिपीटेड सवाल है। 56 नंबर का क्वेश्चन है कि आइए रिचर्ड ने साहित्यिक आलोचना में किस प्रकार की पद्धति का प्रयोग किया है? तो वो व्यवहारिक आलोचना होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। 57वां, आइए रिचर्ड ने किस तकनीक का उपयोग साहित्यिक आलोचना का विश्लेषण करने के लिए किया है? तो हमारे ऑप्शन इस प्रकार है। तो क्लोज रीडिंग का उन्होंने यूज किया है। 58वां नंबर का सवाल है कि आइए रिचर्ड ने किस सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो प्रभाववाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। 59 नंबर का सवाल है कि आइए रिचर्ड के अनुसार पाठक का मुख्य कार्य क्या है? तो कविता के प्रभाव का अध्ययन करना। 60वां नंबर का सवाल है कि आइए रिचर्ड ने अपनी कौन सी कृति में अपने साहित्यिक सिद्धांत को स्पष्ट किया है? तो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आंसर बनेगा। आइए रिचर्ड्स के नेक्स्ट सवाल है कि आइए रिचर्ड्स के संप्रेषण सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आखिर मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आप जो संदेश दे रहे हो वो कितना सटीकता से पहुंच रहा है, यही उसका संप्रेषण का सिद्धांत होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। आइए रिचर्ड्स के अनुसार संप्रेषण में कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण होता है? तो वो संदेश जो आप भेज रहे हो वो पहुंच रहा है अच्छे से कि नहीं। आइए रिचर्ड्स के संप्रेषण सिद्धांत के अनुसार प्रभावी संप्रेषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो संदेश की स्पष्टता, कि संदेश आप भेज रहे हो वो कितना स्पष्ट है। ठीक है। आइए रिचर्ड ने अपने संप्रेषण सिद्धांत में किस कृति में विस्तृत रूप से वर्णन किया है? द मीनिंग ऑफ मीनिंग, इसमें वर्णन किया है इन्होंने संप्रेषण सिद्धांत का। आइए रिचर्ड्स के अनुसार संप्रेषण के असफल होने का क्या कारण होता है? तो संदेश की अस्पष्टता, स्पष्टता उसमें नहीं दिखती है, जिस कारण से ये देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि आइए रिचर्ड्स के सिद्धांत में फीडबैक का क्या तात्पर्य है? तो प्रेषक का सिद्धांत प्राप्तकर्ता की जो प्रक्रिया होती है, पढ़ेंगे तो आप फीडबैक दीजिएगा, यही पूछ रहा है आपसे। आइए रिचर्ड्स के अनुसार संप्रेषण में कौन सा तत्व बाधक हो जाता है? तो अस्पष्टता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइए रिचर्ड्स के अनुसार संप्रेषण में कौन सा तत्व बाधक होता है? प्रेषक की विश्वसनीयता, संदेश का सटीकता, संस्कृति भिन्नता या फिर प्राप्तकर्ता का समझ। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी बनेगा, सांस्कृतिक की विभिन्नता के कारण बाधक हो सकता है। ठीक है। आइए रिचर्ड्स के अनुसार प्रभावी जो संप्रेषण है वो कौन सा तत्व आवश्यक होता है? तो संदर्भ की स्पष्टता, कि आप किस संदर्भ में कोई बात कर रहे हो, क्योंकि संदर्भ से है वो अर्थ परिवर्तन होते हैं। ठीक है। किस संदर्भ में आप किसी बात को कह रहे हो उससे अर्थ में परिवर्तन होता है, ये आप जानते भी हैं। आइए रिचर्ड्स के अनुसार संदेश की प्रभावशीलता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो संदेश को सरल और स्पष्ट रख के। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। 70वां नंबर का सवाल है कि आइए रिचर्ड्स के संप्रेषण सिद्धांत के अनुसार प्रेषक का मुख्य कार्य क्या होता है? तो संदेश को स्पष्ट और सटीक बनाना। ठीक है, संदेश को स्पष्ट और सटीक बनाना।
आइए रिसर्च के मूल सिद्धांत के अनुसार साहित्य का मूल्यांकन किसके आधार पर होता है? तो पाठक के प्रभाव पे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। आइए रिसर्च के मूल सिद्धांत में संप्रेषण का क्या महत्व है? तो उसका महत्व होता है कि यह पाठक को लेखक के विचारों से जोड़ता है कि आखिर इनका विचार क्या है, उससे ये जोड़ता है। तो 72 नंबर का सवाल यही होगा आंसर। आइए रिसर्च के अनुसार कविता का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? नैतिक सौंदर्य, ये दोनों में से कोई नहीं होगा। अ, उसके बाद होता है प्रभाव और उसके बाद सामाजिक संदर्भ। तो प्रभाव ही होता है कि कितना प्रभाव डाला। आइए रिसर्च के मूल सिद्धांत के अनुसार साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो साहित्य का मुख्य उद्देश्य है पाठक की संवेदना को बढ़ाना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। आइए रिचर्ड ने किस सिद्धांत के तहत साहित्यिक रचना के मूल्यांकन को प्रस्तुत किया है? तो वो प्रभाववाद के तहत। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। आइए रिचर्ड्स के अनुसार साहित्यिक रचना में कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण है? तो वो पाठक की व्यक्तिगत अनुभव कैसा है, वही सबसे महत्वपूर्ण होता है। आइए रिचर्ड ने किस तकनीक का उपयोग साहित्यिक रचनाओं के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए किया है? तो साहित्यिक अध्ययन, पाठक अभिनय, या फिर व्यवहारिक आलोचना, या फिर मनोवैज्ञानिक आलोचना। तो व्यवहारिक आलोचना पे उन्होंने बात कही है। आइए रिचर्ड ने भाषा में कितने रूपों को माना है? तो आइए रिचर्ड ने भाषा के 2 रूपों को माना है। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है कि विवेचन सिद्धांत के प्रवर्तक अरस्तू है, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। आइए रिचर्ड्स ने मूल्यांकन संबंधित जो अवधारणाएं हैं, उसका संबंध मानसिक आवेग को माना है। ठीक है। दास्ता मृत्यु से भी भयावह है, ये प्लेटो ने कहा है। तो हो सकता है ये सवाल पूछ लिया जाए। आलोचना के क्षेत्र में न्यू क्रिटिसिज्म का आरंभ जो है वो आइए रिचर्ड्स और टीएस इलियट ने ही स्टार्ट किया था। पाश्चात्य साहित्यकारों में अर्थ मीमांसा सिद्धांत के प्रवर्तक जो है वो आइए रिचर्ड्स को ही माना जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आइए रिचर्ड्स के बारे में हमने देखी। उसके साथ ही हमने 78 प्रश्न देखे। इतने प्रश्न और कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखने के बाद थ्योरीज भी मैंने कुछ आपको बताई। इसके बाद यदि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो मैं 100% श्योर करता हूं आपको प्रश्न नहीं छूटेगा। हमने रिपीटेड क्वेश्चंस भी इसमें देखे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस ठीक से हो जाए। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए हमने रिपीटेड क्वेश्चन भी डाला है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देंगे। ये सब जरूरी होता है तो कर दीजिएगा। बाकी आपको बता दूं कि हमारे पेड ग्रुप चलते हैं। पहला जो पेड ग्रुप है वो जीके जीएस का है। ठीक है, इसमें हम जीके जीएस के कुल 100 सेट देखेंगे, जिसमें प्रत्येक सेट में 50 क्वेश्चन होंगे। 40-45 क्वेश्चन जीके जीएस का होगा, 5 क्वेश्चन करंट अफेयर का होगा। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसका जो फी है वो 100 रुपये है। इसके संबंध में कोई जानकारी चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप आप कर सकते हो। झारखंड जीके का दूसरा हमारा बैच है। इसमें हम 5000 प्लस झारखंड जीके के क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसमें हम प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू को देखेंगे, सेट देखेंगे और चैप्टर वाइज एमसीक्यू देखेंगे। तीसरा हमारा है वो हिंदी पेपर 2 के लिए है। इसमें हम क्या देखेंगे? तो इसमें हम चैप्टर वाइज नोट्स आपको मिलेंगे, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आपको मिलेंगे और हर चीजों को आपको प्रैक्टिस करवा दी जाएगी, इतनी कि आपसे प्रश्न नहीं छूटा जाएगा और आप अच्छे से अच्छे जो अंक है वो हिंदी पेपर 2 में प्राप्त करें और अपना जो फाइनल सिलेक्शन है वो सुनिश्चित कर पाए। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।